नई प्रजातियां जो भी हमारे द्वारा विकसित करी जा रही है और जो भी भविष्य में आएंगी, तो उसका बीज किसानों को सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम से दिया जाएगा जी। तकरीबन हम 2500 कुंटल के करीब वीडर सीड पैदा करते हैं। पूरे भारतवर्ष में तकरीबन 32 मिलियन हेक्टेयर में होती है, जिसमें 7 मिलियन हेक्टेयर हमारा खाली मध्य प्रदेश है। 65 से 70% मध्य प्रदेश में इस केंद्र द्वारा विकसित प्रजातियाँ किसानों द्वारा उगाई जा रही हैं। हमने तकरीबन 20 प्रजाति, 10 गेहूँ चपाती वाले गेहूँ की और 10 कटिया गेहूँ की प्रजाति लगाई हुई है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे को नई वीडियो में। तो आज हमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के क्षेत्रीय केंद्र इंदौर में, और आज हमारे साथ हैं संस्था के प्रधान वैज्ञानिक जो कि डॉक्टर JV सिंह सर हैं, और जो कि बीज प्रजनक भी हैं संस्थान के। तो इनसे आज हम जानेंगे कि गेहूं की जो किस्में हैं उनको किस तरीके से हमें लगाना चाहिए, और जो संस्थान है इसमें किस तरीके से कौन कौन सी किस्में विकसित की है। और सबसे पहले मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपके द्वारा जो विकसित की गई किस्म है HI 1650, जो कि सेंट्रल जोन में जिसने कि एक कीर्तिमान स्थापित किया है और हर एक फार्मर की ये पहली चॉइस बन चुकी है। तो सर आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि जो गेहूं की एक किस्म जो है किस तरीके से हमें लगाना चाहिए, किस समय कौन सी किस्म को हमें लगाना चाहिए, किस तरीके से हम सेलेक्ट करें, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से आप बताइए। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब मध्य भारत में गेहूं की खेती की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास हम अक्टूबर से लेके और हम दिसंबर तक बोनी करते हैं जी। एक तो समय के हिसाब से हमको प्रजाति का चयन करना है कि हम कब अपना बोई कर रहे हैं। दूसरा ये है कि हमारे पास पानी की उपलब्धता के आधार पर कि हमारे पास 2 पानी उपलब्ध हैं या 4 पानी और 5 पानी उपलब्ध हैं। और एक तीसरा चीज़ आता है कि हमारा उद्देश्य चपाती वाला गेहूं का खेती करनी है या हमको मालवी कठिया गेहूं जिसका हम दलिया, सूजी और बाटी, बाफला, पास्ता, सेमोलिना बनाते हैं उसका करना। तो इसके हिसाब से हमको प्रजातियों का चयन करना चाहिए। तो सर मेरा एक और क्वेश्चन है, क्या है कि जो किसान अभी नवीनतम किस्म लगा रहे हैं तो किसानों को नवीनतम किस्मों का चयन क्यों करना चाहिए? किसानों को नवीनतम किस्मों का चयन इसलिए करना चाहिए कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं आपके साथ शेयर करूं कि इस केंद्र की स्थापना 1951 में हुई थी, वो इसलिए क्योंकि 1946-47 में गेहूं के सीजन में रतुआ रोग आया था जिससे पूरी गेहूं की फसल खत्म हो गई। तो हमारे इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमको रतुआ रोधी उन्नत प्रजातियाँ गेहूं की विकसित करनी है। तो नवीन प्रजाति लगाने से सबसे पहला आपका फ़ायदा ये है कि आपके खेत में किसी भी तरीके का रोग नहीं आएगा, क्योंकि नवीन प्रजाति में किसी भी प्रकार का रोग का प्रकोप नहीं होता है। दूसरा, किसान भाइयों को हमारे उपज की ज़रूरत होती है। तो जो नई प्रजाति होती है वो तभी रिलीज होती है जब वो पुरानी प्रजाति से उसकी उपज ज़्यादा हो। तो हमको ज़्यादा उपज मिलती है, प्लस हमारी नई प्रजाति में कोई रोग नहीं होता है। तीसरी चीज़ अब साथ के साथ ये आ रही है कि हमारी प्रजातियों में वो उपज के साथ रोग रोधिता के साथ अब जो है जिंक, आयरन और प्रोटीन जैसे तत्वों की मात्रा ही बढ़ रही है। तो अब हमारे पास बायो फोर्टिफाइड अधिक उपज वाली गेहूं की रोग रोधी प्रजातियाँ आ रही हैं। सर इसके बाद मेरा अगला सवाल ये है कि जो किस्म सेंट्रल जोन के लिए रिकमेंडेड है, किसानों को उन्हीं किस्मों का चयन करना चाहिए या फिर अभी फ़िलहाल कंडीशन ये है कि कुछ % जो किसान है वो जो NWPZ की जो किस्में हैं उन किस्मों का भी चयन कर रहे हैं। तो क्या इसी किस्मों को भी जो दूसरे स्टेट के लिए रिलीज़ है उन किस्मों को भी क्या हम सेंट्रल जोन में लगा सकते हैं या फिर नहीं? और अगर नहीं लगाना है तो क्यों नहीं लगाना, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। अगर हम पूरे भारतवर्ष में गेहूं की खेती को अगर एक आकलन करें और हमारी गेहूं की जो अवधि है उसको देखें तो हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन है जिसमें पंजाब, हरियाणा, जम्मू का हिस्सा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड आता है। तो इसमें क्या है कि इसमें हमारे गेहूं नवंबर से शुरू होता है और वो अप्रैल मई तक जाता है। तो वहाँ पे चूँकि ठंडा ज़्यादा पड़ता है और गेहूं की वानस्पतिक अवस्था जो है वो बहुत लंबी चली जाती है, 90 से 100 दिन तक चली जाती है, जबकि अपने मध्य भारत में 70 दिन रहती है। तो कुल मिला के वहाँ की जो फसल की अवधि है वो तकरीबन 155 से 160 दिन की होती है। दूसरा, अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन में अपना ईस्टर्न यूपी, अपना बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक का जो गेहूं का खेती वाला इलाका वो आ जाता है। तो वहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन से 10 दिन की उपज का फसल अवधि होती है। जैसे हम मध्य भारत में आते हैं जिसमें अपना मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बुंदेलखंड रीजन यूपी का हो गया और उदयपुर कोटा डिवीज़न राजस्थान का हो गया। यहाँ पे हमारी जो गेहूँ की
अवधि है वो 125 से अधिकतम 130 दिन तक है। तो कुल मिला के हमारा और पंजाब हरियाणा की प्रजातियों में तकरीबन 25 से 30 दिन का अंतर है। और ये 25 से 30 दिन का अंतर बहुत महत्व रखता है, क्योंकि उधर तापमान कम रहता है ज़्यादा समय तक, यहाँ पे बहुत कम समय के लिए तापमान कम रहता है और यहाँ पे तापमान अपेक्षाकृत वहाँ से ज़्यादा है। तो जो प्रजाति हमारी यहाँ से 1 महीना लेट है, अगर हम उसको वहाँ की प्रजाति को यहाँ आकर लगाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको पूरा समय वानस्पतिक वृद्धि के लिए नहीं मिलेगा। और अगर वो वानस्पतिक वृद्धि कर भी लेती है तो उसके बावजूद उसके जो दाना पकने के लिए जितना समय चाहिए वो उसको नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के दाना छोटा रह जाएगा, जिसकी वजह से जो उसकी उपज क्षमता वहाँ पर पंजाब हरियाणा और उधर नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन में है उतनी उत्पादन क्षमता हमको यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो मेरा किसान भाइयों से और आप सभी से ये कहना है कि जो जिस क्षेत्र के लिए अनुशंसित प्रजाति है आप उसी क्षेत्र में ही उसको अगर लगाते तो आपको उसकी अधिकतम उत्पादन क्षमता का लाभ मिलेगा। सर, इस वर्ष की जो वैरायटियां हैं आपके संस्थान की, उन वैरायटियों के बारे में जो कि आपने किसानों को सीड प्रोडक्शन के लिए दी हैं, और किसानों को यहाँ से सीड किस तरीके से मिलता है, इसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, देखिए, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्र के इंदौर है, हम लोग चपाती वाले गेहूँ और मालवी गेहूँ का बीडर सीड का उत्पादन करते हैं। और हम भारतवर्ष में बीडर सीड उत्पादन में दूसरे नंबर में हैं गेहूँ के। तकरीबन हम 2500 कुंटल के करीब बीडर सीड पैदा करते हैं। इस बीडर सीड को हम ज़्यादातर हमारा जो दिया जाता है वो मध्य प्रदेश में दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में तकरीबन 7.5 मिलियन हेक्टेयर में गेहूं की खेती होती है। पूरे भारतवर्ष में तकरीबन 32 मिलियन हेक्टेयर में होती है, जिसमें 7 मिलियन हेक्टेयर हमारा खाली मध्य प्रदेश है। दूसरी चीज़ क्या है कि हम सबसे ज़्यादा जो हमारा तकरीबन 2000 कुंटल से ज़्यादा बीज जो है हम सिर्फ मध्य प्रदेश की संस्थाओं को देते हैं। और अगर हम एक मल्टीप्लिकेशन रेट लगा के चलें कि अगर 1 कुंटल बीडर सीड से अगर हम फाउंडेशन फर्स्ट और फिर सर्टिफाइड बीज पैदा करते हैं तो हमको 2500 कुंटल बीज पैदा होता है। तो इस हिसाब से हमारी जो प्रजातियां हैं वो मध्य प्रदेश में, अगर सरकारी आंकड़े देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार जितना इंडेंट देती है उसमें तकरीबन 50% जो इंडेंट हमारी प्रजातियों का है। और जो बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा जो GOT टेस्ट लगाया जाता है उसमें भी 50% से ज़्यादा हमारी प्रजातियाँ। तो ये हमारा सीधा सीधा इम्पैक्ट है हमारे बीज उत्पादन का, कि हमारा जो बीज उत्पादन प्रोग्राम है मध्य प्रदेश का 50% से ज़्यादा हमारी वैरायटी है। और अगर दूसरे नज़र से देखें जो किसान से किसान लेके लगा रहा है जी, उसमें भी हमारी प्रजातियों का रेशो ज़्यादा है जी। तो कुल मिला के ऐसा माना जा सकता है कि तकरीबन 65 से 70% मध्य प्रदेश में इस केंद्र द्वारा विकसित प्रजातियाँ किसानों द्वारा उगाई जा रही हैं। सर, इस वर्ष जो किस्में आपने किसानों को प्रोवाइड कराई हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइए कि ये किस्में। हाँ, चूँकि हमने अभी आपको बताया कि हम प्रजनक बीज ही पैदा करते हैं, बाकी उसके बाद जो बीज उत्पादक संस्थाएँ करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ पिछले वर्ष से हमने जो है किसान भाइयों के लिए भी पूसा बीज उत्पादन करना शुरू कर दिया है, जो ट्रूथफुल लेवल कैटेगरी का होता है। तो पिछले वर्ष हमने अपनी मुख्य प्रजाति HI 1634, HI 1650, SI 1655, HI 1665, HI 8830 और HI 8840 का हमने 20-20 किलो और 5-5 किलो करके बीज किसान भाइयों को सोशल मीडिया के माध्यम से बुकिंग लेके और बुक किया था। इसमें तकरीबन हमने 400 कुंटल से करीब सीड हमने जो है 2500 किसानों को वितरित किया था। तो अब हम थोड़ा थोड़ा बीज भी, और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये हमने एक ही ज़िले में नहीं दिया, हमने हर ज़िले से कम 20, 30, 40, 50 किसानों को बुला के, तो इस हमारे इस एक पहल से अब मध्य प्रदेश के हर ज़िले में हमारी प्रजाति को कोई ना कोई किसान लगा रहा है। सर, इस वर्ष आपने जो प्रजातियाँ विकसित की हैं या फिर जो किसानों को कुछ ना कुछ % सीड मिलेगा, उस प्रजाति के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएं, और कौन कौन सी प्रजातियां किसानों को इस वर्ष प्रोवाइड होंगी। देखिए, हमारी 2 प्रजातियां हैं, HI 1669 जी और HI 1674 जी। तो सबसे पहले ये दोनों प्रजातियां हमारी जो है ये आइडेंटिफाई हो चुकी हैं और रिलीज की प्रक्रिया में अभी ये है जी। तो इसलिए अभी तक इसका बीज हमारे पास है जी। हमने हमारे संस्थान द्वारा भी किसी को बीज वितरित नहीं किया गया है जी। चूँकि अभी इसकी रिलीज की प्रक्रिया चल रही है जी,
तो इसलिए हमने इस बार थोड़ी सी मात्रा में इन प्रजातियों का TL सीड, प्रजनक ट्रूथफुली लेवल सीड पूसा बीज हम बना रहे हैं जी। जो हम पहले की बात ही किसान भाइयों को या हम पोर्टल डेवलप करके किसान भाइयों को उसको देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं HI 1669 जी। HI 1669 का नाम है पूसा गेहूं क्रांति जी। और ये मध्य क्षेत्र के लिए समय से सिंचित बुआई अवस्था के लिए है। तो 1650 के बाद हमारे आने वाली वैरायटी 1669 पूसा गेहूं क्रांति है जी। इसकी सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जब कोई प्रजाति रिलीज होती है तो उसका 3 साल का एवरेज देखा जाता है जी। जो ट्रायल अखिल भारतीय परीक्षण होते हैं उसमें जी। तो अखिल भारतीय परीक्षण में इसकी उपज जो है तकरीबन 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर है जी। और अगर इसकी हम उत्पादक क्षमता देखें तो तकरीबन 82 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक ये जाती है, जो हमारा परीक्षण क्षेत्र है। दूसरी बात यह कि जब नई वैरायटी आती है तो पुरानी वैरायटी से उसका कंपैरिजन किया जाता है क्योंकि जब तक उससे उपज में ज़्यादा नहीं होगी जी। तो हमारे परीक्षणों में ये 1544 से तकरीबन 2.5%, GW 322 से 3.5%, MACS 6768 से तकरीबन 4.7%, GW 513 से 1%, 1636 से 4.7% और GW 547 से 12% उपज में ज़्यादा है। तो ये अभी तक की जो है समय से बुआई और पूर्ण सिंचित अवस्था के लिए सबसे अधिक उपज वाली वैरायटी है। दूसरी इसके अंदर खासियत ये है कि इसके अंदर जिंक की मात्रा ज़्यादा है, तो एक बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है। और तीसरी बात जो हम किसान भाई डरते हैं कि हमारी अगर तापमान बढ़ता है जी तो उससे हमारी उपज घटेगी जी। तो ये मैं आपको बता दूं कि इस केंद्र द्वारा जितनी प्रजातियां विकसित की गई हैं तो हमारी शुरू से अनुसंधान प्रणाली इस हिसाब से कि अगर कभी तापमान बढ़ता है तो इस केंद्र की प्रजातियां, क्योंकि वो इसी अवस्था में लेके ही 10 साल तक उनमें अनुसंधान किया जाता है, तो उस पर उच्च तापमान का कोई असर नहीं पड़ता है और ये प्रजाति उच्च तापमान के लिए पूर्णतः सहनशील है। दूसरी प्रजाति HI 1674 जी, जिसका नाम पूसा गेहूं अतुल्य है जी। ये 1.5 से बुआई के लिए है मध्य भारत के लिए और इसकी भी जिंक इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। और अब तक अगर जो हम आंकड़ों के हिसाब से देखें अखिल भारतीय परीक्षण में तो SD 2864 से 2.5%, SD 2932 से 6.8%, HI 1634 से पूसा अहिल्या जो कि हमारी 1.5 से बुआई के लिए वैरायटी रिलीज हुई है, लेकिन वो अगर किसान भाई उसको नवंबर में लगा रहे हैं तो वो और सारी प्रजातियों से ज़्यादा उपज ले रहे हैं क्योंकि उसमें जो फीमेल है वो GW 322 है। तो जब 1634 को समय से बुआई में लगा रहे हैं तो उसको कल्ले करने की पूरी अवस्था मिलती है और 16 GW 322 से ज़्यादा उसके दानों की संख्या और दानों का वजन है जी। तो इसलिए वो इस समय से बुआई में ज़्यादा लेते। उसी प्रजाति से भी तकरीबन 14% और MP 4010 से 14% और नई रिलीज वैरायटी CG 1029 से तकरीबन 7.5% उपज में ज़्यादा है। दूसरा क्या है कि इस प्रजाति की हाइट बहुत कम है क्योंकि जब हम दिसंबर में बुआई करते हैं और दिसंबर से लेकर हम दिसंबर शुरू से लेकर आखिर तक जाते हैं तो उसमें हमारे जो किसान भाई जो वेजिटेबल्स लगाते हैं जैसे मटर लगाते हैं, आलू लगाते हैं या और कोई ऐसी वेजिटेबल लगाते हैं जिसके बाद उनको दिसंबर में गेहूँ बोना होता है तो समय अवधि बहुत कम मिलती है। तो इसकी हाइट मात्र तकरीबन 75 सेंटीमीटर है। तो इसकी हाइट कम होने की वजह से इसमें बहुत जल्दी जो है वानस्पतिक इसकी वृद्धि पूरी हो जाती है और इसकी भी उत्पादन क्षमता तकरीबन 62 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक ये जाती है अधिकतम 1.5 से बुआई की अवस्था में। और इसमें भी जिंक की मात्रा ज़्यादा है और ये भी हीट टॉलरेंस का जो मानक है उसमें ये सहनशील है। और सर कोई ST बम वेराइटी जो कि किसानों को मिलेगी? हाँ, इस बार जैसे पिछली बार की तरफ लेते इस बार हम 1650, 1669, 1674, 1655, 1665 जो प्रधानमंत्री जी ने 11 अगस्त को देश को समर्पित की थी जी। उन सब प्रजातियों का हम इस बार हमारा टारगेट है तकरीबन हम 3 से 3,500 किसानों को थोड़ा थोड़ा बीज करके नई प्रजातियों का दें ताकि वो अपने क्षेत्र पर लगाएं, उसको टेस्ट करें, उसको देखें और उसके क्षेत्र का फिर अपने आप ही स्वयं उसका बीज बनाएं और अपने उसमें इस्तेमाल करें। कटिया गेहूँ की जो एक प्रजाति है HI 8840 पूसा गेहूँ गौरव के नाम से जो प्रधानमंत्री जी ने देश को हम दी थी, इसका भी हम इस बार हमने 5-5 किलो सीड किसानों को दिया था। इस बार हम ज़्यादा मात्रा में सीड किसानों को इसका भी देंगे। सर एक और सवाल मेरा यह था कि अगर कोई वैरायटी असिंचित अवस्था के लिए है
और उसे अगर सिंचित अवस्था में लगाया जाए तो क्या उसका उत्पादन बढ़ सकता है? अचानक से जैसे अगर किसी किसान के पास 1 सिंचाई, 2 सिंचाई, 3 सिंचाई की व्यवस्था है, लेकिन उसने उस वैरायटी को लाकर रखा है जिसमें कि सिंचाई अगर हम 1 या 2 करते हैं तो उसका प्रोडक्शन अच्छा आता है, तो क्या ऐसी वैरायटियाँ जिनमें कि असिंचित अवस्था के लिए उपयुक्त हैं, ऐसी वैरायटी में अगर किसान सिंचाई करे तो क्या उसका उत्पादन बढ़ के मिल सकता है? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि पहले जब हम असिंचित अवस्था की बात करते थे या रेनफीड की बात करते थे तो उनकी प्रजातियों की ऊंचाई ज़्यादा होती थी। अब अनुसंधान के द्वारा हमारे केंद्र द्वारा ऐसी प्रजातियां विकसित की गई हैं जिसकी ऊंचाई तकरीबन 95 से 100 सेंटीमीटर रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 105 सेंटीमीटर तक जाती है, लेकिन उनका तना मोटा होता है। तो अगर आपके पास 1-2 पानी है आप उसमें लगा सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर बारिश हो जाती है, मावठा गिरता है या आपके पास अतिरिक्त पानी आपको मिलता है तो उसमें उसकी उपज बढ़ती जाएगी। इसका उदाहरण के तौर पर बताऊंगा मैं, जैसे हमारी प्रजाति HI 1605 पूसा उजाला, उसको जो कम सिंचाई वाले क्षेत्र के लिए रिलीज किया गया था, लेकिन वो प्रजाति आज किसान भाई 4 से 5 पानी में लगा रहे हैं और गुणवत्ता जो दाने की थी, जो वैरायटी की थी, वो समान है। तो अब ये कोई डर नहीं रह गया कि अगर बारिश हो जाती है आप अतिरिक्त पानी देते तो हमारा गेहूँ गिर जाएगा। इसी कड़ी में हमारी दूसरी वैरायटी HI 1655, तो HI 1655 को हमने हर्षिता HI 1531 और महाराष्ट्र की वैरायटी MACS 2496 के क्रॉस से बनाया है। ये भी सेम कंडीशन है। इसमें आपको 1531 का जो चपाती क्वालिटी है वो मिलेगी, दाना मिलेगा, और अगर पानी बढ़ता है तो आपकी उपज बढ़ेगी, दाने की क्वालिटी पे कोई असर नहीं आएगा। तीसरी प्रजाति इसमें है HI 1665। तो HI 1665 का नाम पूसा गेहूँ सरबती है, क्योंकि वो हमारी HI 1531 हर्षिता और पूर्णा HI 1544 के क्रॉस से बनाई गई है, जिसमें पौधा हर्षिता जैसा है और बाली पूर्णा जैसी है। तो आप आज के समय में आप देखो कि पूर्णा का जो दाने की और दाना और उसकी जो चपाती क्वालिटी से पूर्णा की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और दूसरा, पूर्णा में कभी कभी ये दिक्कत आ जाती थी, अगर हम कटाई के लिए देर करें तो थोड़ा सा दाने भी उसके खिलने की संभावना रहती है। अब वो चीज़ें सब इस HI 1665 पर ख़त्म हो गई है। इसको आप 1-2 पानी से लेकर 4-5 पानी तक आराम से लगा सकते हैं। और जो प्रधानमंत्री जी का सब तक मोर क्रॉप पर ड्रॉप, तो इसी हिसाब से हमने ये प्रजातियां विकसित की गई है इस केंद्र के द्वारा, कि जैसे जैसे पानी मात्रा बढ़ती जाएगी आपकी उपज बढ़ती चली जाएगी। सर, एक और सवाल ये था कि किसी भी वैरायटी को जैसे रिलीज़ होने के लिए ट्रायल्स लगते हैं, तो ऑल इंडिया लगभग कितने ट्रायल्स लगते हैं और कितने दिनों तक इसे ट्रायल में लगाया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा, ताकि किसान थोड़ा सा समझ सके कि अगर कोई नई वैरायटी आती है तो उसको कितने ट्रायल्स या फिर कितने परीक्षण देना पड़ता है, उसके बाद फिर उस वैरायटी को रिलीज़ किया जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि जब हम कोई भी प्रजाति विकसित करते हैं तो विकसित करने में हमको अपने ही संस्थान में 7 से 8 साल लगते हैं जी। 7 से 8 साल लगने के बाद, चूँकि हमने 7 से 8 साल बाद हमने आज क्रॉस बनाया और 8 साल बाद हमारा मटेरियल हमारे पास आता है, तो उस समय की जो हाई उपज की प्रजातियाँ होती हैं जी, अधिक उपज वाली प्रजातियाँ होती हैं, उनके साथ हम उनको खुद स्वयं टेस्ट करते हैं जी। तो 1 साल उसमें जाता है जी। अगर उस समय की जो अधिक उत्पादन वाली प्रजाति है उससे उत्पादन ज़्यादा होगा तभी वो अगली लेवल में जाएगी जी। उसके बाद फिर IRI के अपने इंटरनल सिस्टम रहता है, जिसमें हम लोग जितने भी IRI के अनुसंधान केंद्र हैं, क्षेत्रीय केंद्र हैं और मुख्यालय है, उसमें जितने भी गेहूँ के वैज्ञानिक है वो सब मिलकर फिर दोबारा उसको टेस्ट करते हैं जी। तो वहाँ से जो वैरायटी उपज में ज़्यादा आती है चेक से और डिजीज जिसके अंदर नहीं होते, उसी वैरायटी को फिर अखिल भारतीय परीक्षण में भेजा जाता है। तो अखिल भारतीय परीक्षण में पहले साल हर वैरायटी की जो है 6 लाइन लगाई जाती हैं, 6 मीटर लंबी जी, और 2 रेप्लिकेशन रहती है। तो उसमें पूरे नेशनल लेवल का ट्रायल होता है और तकरीबन अगर देखा जाए तो सेंट्रल जोन में तकरीबन 15 से 16 स्थान पर उसको लगाया जाता है। अगर वहाँ पे वो उन सभी से उपज में ज़्यादा आती है तो फिर उसको अगले स्टेज में लेकर जाया जाता है, जहाँ पे 6 की जगह 12 लाइन हो जाती हैं और जो हम 2 रेप्लिकेशन लगा रहे थे उसकी 4 रेप्लिकेशन हो जाती हैं जी। और लोकेशन भी 13 से 14 रहती है जी। और वहाँ पे अगर वो उपज सबसे ज़्यादा देती है फिर वो तीसरे वर्ष जाती है, जहाँ वो दूसरे साल की तरह सेम प्लॉट साइज रहता है। तो 3 साल तक उस क्षेत्र की जो सबसे ज़्यादा उपज देने वाली वैरायटी है, अगर उससे वो सांख्यिकीय रूप से सिग्निफिकेंटली सुपीरियर यील्ड में नहीं होगी तो वो रिलीज नहीं होगी जी। और 3 साल के डेटा के बाद जी
फिर उसका पूरा जो बीमारी के जितने भी उसके अंदर रोग रोधिता है उसका, क्वालिटी का, और आजकल जैसे तापमान और पानी, कम पानी के दबाव, ये सब पैरामीटर देखने के बाद फिर उसको हम जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रपोज करते हैं। तो कुल मिला के एक वैरायटी अगर पूरे तीनों साल का हम औसत देखें तो तकरीबन 35 से 40 स्थानों पर उसको टेस्ट किया जाता है। उसके बाद फिर वो किसानों को या फिर रिलीज़ होता है? नहीं, उसके बाद उसका आइडेंटिफिकेशन होता है। अच्छा। आइडेंटिफिकेशन जो है गांव के सभी वैज्ञानिक और ICAR के वैज्ञानिक अधिकारी रहते हैं। जी। उसके बाद वहाँ से अगर वो पास हो जाती है जी। तो उसके बाद फिर उसको सेंट्रल वैराइटल रिलीज कमेटी की जो मीटिंग होती है, जी, जो नेशनल लेवल पर साल में 2 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार होती है, जी, उसमें भेजा जाता है। जी, जब वहाँ से भी अगर वो पास हो जाती है जी, उसके बाद फिर उसको गजट नोटिफिकेशन में पब्लिकेशन के लिए जाता है। जी, तो अगर एक वैरायटी आइडेंटिफाई होती है तो उसके फिर रिलीज होने तक में 6 से 8 महीने, कभी कभी 1 साल तक भी लग जाता है। जी। तो सर इसके अलावा अगर हम देखें तो जो किसानों के पास आपके द्वारा जो सीड गया है 20 किलो, 10 किलो, 40 किलो, तो उसी सीड से अगर किसान को शुद्ध बीज बनाना है ताकि वो मिक्सिंग ना हो किसी और वैरायटी के साथ, तो उसको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए ताकि वो एक शुद्ध बीज बना सके? देखिए, जितने भी प्रयास किसानों को बीज के लिए हो रहे हैं, आज भी तकरीबन 40 से 45% किसान जो है अपने घर का बीज इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। और गेहूं का बीज उत्पादन बहुत ही आसान प्रक्रिया है। जी। जो किसान भाई 2500 किसान हमारे पास से लेके गए हैं, जी। उनको 3 मुख्य सावधानी रखनी है जिसमें उनका कोई लागत भी नहीं आनी। जी। सबसे पहले सावधानी उनको ये रखनी है कि जब भी वो सीड ड्रिल से बोने जा रहे हैं, जी। अगर जैसे हमने 5 किलो दिया तो वो तो हाथ से बोया जाएगा। जी। लेकिन अब 20 किलो, 50 किलो हमारे यहाँ से कहीं और से भी बीज ले रहे हैं। जी। तो जब भी आप सीड ड्रिल से बोने जाएं तो उसको पूरी तरीके से साफ कर लें। जी। उसमें एक भी दाना ना रहे। उसके बाद जब गेहूं में बाली आ जाती है तो उसकी वानस्पतिक ग्रोथ रुक जाती है। तो बाली आने पे आप देखेंगे आपको खेत में ऊंचे नीचे कुछ पौधे दिखाई देंगे। पहले साल आपको कुछ पौधे दिखाई देंगे, हो सकता है ना भी दिखाई दें अगर बीज शुद्ध है तो। जी। या 1-2 बीज फिर भी जो है सीड ड्रिल से चला गया है। जी। तो हम उस जितने भी बाली आने पे जो दूसरी तरीके की बाली वाले पौधे हैं उनको खेत से तुरंत उखाड़ देना है हरी अवस्था में। जी। इसको हम रोगिंग की प्रक्रिया बोलते हैं। जी। और तीसरी सावधानी जब आती है कि जब हम कटाई के लिए जाते हैं, जी। तो कटाई आजकल हम कंबाइन से कराते हैं। जी। तो कंबाइन के अंदर भी कई किलो सीड रहता है। जी। और अगर हम थ्रेसर से वैसे मैनुअल कटा के थ्रेसर से थ्रेसिंग करते हैं तो थ्रेसर के अंदर भी 1-1.5 किलो सीड रहता है। जी। गेहूं का 1000 दानों का वजन तकरीबन 40 से 42 ग्राम होता है। जी। तो यानी कि अगर आपके थ्रेसर के अंदर 40 ग्राम भी गेहूं रह गया, हाँ, तो दूसरी प्रजाति के जहाँ से थ्रेसर आया है 1000 दाने आपके गेहूं के अंदर मिक्स हो गए। जी। अब वो 1000 दाने अगले साल 1000 पौधे। जी। दूसरे शब्द में कहें कि अगर आपके खेत के अंदर अगर एक आपकी सीड ड्रिल के अंदर 1 दाना भी रह जाता है, हाँ, तो 1 दाना 1 पौधा। जी। 1 पौधा मतलब 4 से 5 बाली, एक बाली में 50 दाने, यानी कि 200 से 250 दाने। जी। अगर आपने उस पौधे को नहीं निकाला जी। तो अगली बार उसी लॉट में से आपके 250 पौधे। जी। अब उस 250 पौधों को फिर आप 50 से गुणा करो। जी। तो ऐसे 3 साल तक जाते जाते आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैं वैरायटी क्या लाया था। 3 मुख्य सावधानी फिर मैं दोबारा बताऊंगा। आप जो सीड ड्रिल कर रहे हैं जी। उसको आप जो है सीड ड्रिल से बुआई करें, उसको आप अच्छे से साफ कर लें। जी। जब बाली आ जाए दूसरे तरीके के पौधे आप खेत से उखाड़ कर उसी में बाहर कर दें। जब आप थ्रेसिंग करें तो थ्रेसर को बहुत अच्छे से साफ कर लें। साफ नहीं हो रहा तो शुरू का 10, 20, 30, 40 किलो आप मिक्सचर में निकाल दें थ्रेसर का, और फिर बाद में ले लें। और चौथी चीज़ ये है कि जब आप बोने के लिए जाए उसी समय जैसे हम खाने के लिए गेहूँ साफ करते छलनी लगा के कटा हुआ और बारीक दाना वो सब निकल जाएगा। मोटा मोटा दाना लेकर आप बो दो। आपको अगर आप ये प्रक्रिया करते रहेंगे तो उस प्रजाति का आपको दोबारा बीज लेने की ज़रूरत मुख्यतः नहीं पड़ेगी। सर किसी एक किस्म को लगातार अगर किसान को लगाना है तो कितने वर्षों तक किसान अपने खुद का जो सीड है उसको लगा सकता है? देखिए, मैंने आपको बताया ना, प्रजाति जब बनाई जाती है वो एक बार बनाई जाती है, उसके बाद वो मेंटेन की जाती है। हाँ। अगर उसको ब्रीडर मेंटेन कर रहा है तो वो ब्रीडर सीड बनाता है। जी। अगर उसको बीज उत्पादक संस्थाएं मेंटेन कर रही हैं तो फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड बनाती है। जी। तो आप मेंटेन किस लेवल पे कर रहे हैं
आप जितना मैंने आपको बताया, अगर आप ये सावधानी रखेंगे तो आपको दोबारा बीज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर इसमें एक और क्वेश्चन ये था कि जो किसानों को आजकल दिखता है कि हमारे जो फसल है उसमें ऊंचे नीचे पौधे हैं, तुर्रे हैं, तो ये एक्चुअल में तुर्रे आते कैसे हैं? जैसे आपने एक प्रक्रिया तो बता दी कि जो हार्वेस्टर है या कंबाइन है, थ्रेसर है, इसमें मिक्स होते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई ऑप्शन जिसकी वजह से जो तुर्रे हैं वो आते हैं, मतलब जो पौधे ऊंचे नीचे हैं वो रहते हैं? देखिए, हमारे यहाँ खेती में बहुत तरीके से खेती की जाती है। हमने एक ही खेत के अंदर 2 प्रजाति लगा दी जी, हमने मेड़ नहीं बनाई जी, हमने सूखे में बोनी की जी, उधर से पानी दे रहे हैं, फिर उधर से गीले पैर से लेके पैरों से चिपक के उधर जा रहा है जी, है ना, जहाँ से पानी आ रहा है, है ना। दूसरा क्या है कि हम मान के चल रहे हैं कि थ्रेसर साफ है, सब चीज़ें जी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं से आ रहा है। क्योंकि अगर आप ये सोचो कि गेहूं के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन, तो वो बहुत कम होता है जी, क्योंकि गेहूं का जो फूल होता है ना वो क्लिस्टोगेमी होता है, मतलब इसका फूल खुलता ही नहीं है, और अगर खुलता भी है थोड़ा बहुत तो पॉलिनेशन होने के बाद। तो क्रॉस पॉलिनेशन से इसके अंदर कोई किसी तरीके का चेंज नहीं आता है, होता ही नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन। सिर्फ और सिर्फ जितना भी होता है वो मैकेनिकल मिक्सचर होता है। अब वो आप जिस बोरी में आपने दूसरी प्रजाति रखी थी, आपने उस बोरी को सही से साफ नहीं किया, जूट की बोरी है जी, और आपने उसी को देते, जूट की बोरी में भी दाने फंसे रह जाते हैं। मैंने क्या आपको बताया कि एक दाना एक पौधा, और एक पौधा 250 दाने जी। तो इतनी सूक्ष्म सावधानी आप रखोगे तो आपका जो बीज रहेगा वो उत्तम क्वालिटी का बीज रहेगा। आपको एक भी उसमें दूसरी प्रजाति का पौधा आपके खेत में नहीं दिखाई देगा। सर किसानों को किस तरीके से थोड़ा सा पता चले, क्योंकि जो नए किसान हैं उनको किस तरीके से पता चले कि हमारी जो फसल है ये कटाई के लिए उपयुक्त है, और अगर हम इस पोजीशन पे अगर गेहूँ कटवाते हैं तो इसका जो भंडारण है ये भी हम बेटर तरीके से कर पाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी? देखिए, गेहूँ में क्या है कि गेहूँ में जो पौधा पकता है तो बाली से पक के धीरे धीरे नीचे को पकाव आता है। जी सर। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये आती है कि आप हाथ से काट रहे हैं या कंबाइन से काट रहे हैं। अगर कंबाइन से काट रहे हैं तो आपको पौधा बिल्कुल सूखा चाहिए जी, और जब गेहूँ ऊपर से नीचे को सूखता हुआ आता है तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि जो सूखे हुए गेहूँ का तना है अगर वो मुड़ के टूट जा रहा है जी, अगर मोड़ते में उसमें मुलायमी है, मुलायम है, वो मतलब मुड़ जा रहा है, टूट नहीं रहा है जी। और दूसरा क्या है कि जब हम बाली को इस तरीके से उसमें से दाने निकालते हैं जी, और दाने निकालने के बाद उसका हस्क अलग करते वो अलग हो जाए। और तीसरा जो सबसे पुराना तरीका ये है कि हमने बाली में से दाने निकाले और मुंह में डाले, अगर वो कट के आवाज़ बोलता है। हाँ, ये पुराना हमारा जो लोगों का क्या है, तो वो जो मॉइस्चर रहता है वो ये बताता है कि इस समय आप गेहूँ को काट सकते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा भी मॉइस्चर गेहूँ के अंदर है और आपने काट के भंडारण किया तो फिर फफूंद लगने के चांस उसमें रहते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गेहूँ से जुड़ी जो आपने जानकारी दी और ये जो सावधानी है अगर किसान रखेंगे तो अपना खुद का सीड भी बना पाएंगे, और साथ ही जो आपने किस्मों का आगे बताया उन किस्मों को अगर किसान यहाँ पर फील्ड पे अगर देखना चाहे कि जो नई किस्में हैं जैसे 1669 है, 1674 है, इन किस्मों को अगर किसान फील्ड पे देखना चाहे तो क्या किसान संस्था में आ सकते हैं? हाँ, किसान रोज़ हमारे पास किसान आ रहे हैं जी, और हमने तकरीबन 20 प्रजाति 10 गेहूँ चपाती वाले गेहूँ की और 10 कटिया गेहूँ की प्रजाति लगाई हुई है, जिसमें नई वैरायटी है चाहे 1669, 1674, 1665, 1650, 1634, अपना 1544, मतलब हमने सब प्रजातियाँ लगाई हुई है। उसका उद्देश्य यही है कि किसान आए, देखे और समझ में लाए कि कोई एक नई प्रजाति आ रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे द्वारा जो हम नई प्रजातियाँ जो भी हमारे द्वारा विकसित करी जा रही हैं और जो भी भविष्य में आएंगी, तो उसका बीज किसानों को सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम से दिया जाएगा जी। उसमें हम किसानों को सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों से हम जैसे हमने इस वर्ष किया था जी, हम किसानों से उनका डिमांड लेंगे। डिमांड लेने के बाद फिर हम उनको एक नियत तिथि पे बुला के बीज देंगे। ये हमारे संस्थान से बीज प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप हमारा जो यूट्यूब और फेसबुक का जो हमारा सोशल मीडिया पेज है उसे पूसा इंदौर के हिसाब से आप देख सकते हैं और आपको पूरी जानकारी वहीं पे मिलती रहेगी, हर एक वैरायटी की और जो भी आने वाला है उसके हिसाब से, और कब हम बीज दे रहे हैं, क्या रेट है हमारा बीज का और कैसे आप उसको बुक कर सकते हैं, वो पूरी प्रक्रिया हम देगी। क्योंकि ये हमने पहली बार ये प्रयोग किया था इस फसल के सीज़न में,
और मैं जैसा पहले बताया तकरीबन 2500 किसानों को हमने, जी जी मतलब हमने रोज़ 300-400 किसानों को बुला के जी और उनको जो है हमने बीज दिया। ये एक हमारी प्रक्रिया 8 से 10 दिन चली, लेकिन हमें बड़ी खुशी हुई कि तकरीबन इस बहाने एक बार में हमारे नई प्रजातियों का बीज मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों में कुछ न कुछ किसानों के पास पहुंच गया, और ये तरीका भी पूरा ऑथेंटिक और वैध था। तो अगले वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं फील्ड से कि जो 20 ट्रायल सर के लगे हुए हैं ये किस तरीके से लगे हुए हैं और क्या कंडीशन है और कौन सी वैरायटी कितना प्रोडक्शन देगी और क्या उसकी समय अवधि है, इसके बारे में हम फील्ड से अगले वीडियो में बताएंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।